Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRP Mokama Ghat. Let's continue our topic common goals of 5-year plan. Okay, students. In previous video, we have discussed about economic system and Indian economic system. In this video, we have learned about what is economic system. Okay, यानी आर्थिक प्रणाली क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज एंड प्लान्स which takes decision what to produce, how to produce and whom to produce. Okay, यानी इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी देश के जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उस देश की जो नीतियां और योजनाएं हैं, जो ये निर्णय करती हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कैसे पब्लिक में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन संस्थाओं के, संगठनों के, नीतियों और योजनाओं के संगठन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया कि ऑल डिसीजंस टेकन बाय मार्केट मैकेनिज्म और प्राइवेट सेक्टर, यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं और इन गुड्स और सर्विसेज को कैसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस संबंध में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिए जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिए जाते हैं। तो हम उस इकोनॉमिक सिस्टम को, उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का मॉडल कभी सोवियत रूस यानी सोवियत संघ, सोवियत यूनियन में देखने को मिलता था, जहां पर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, पब्लिक सेक्टर करता है। स्टूडेंट्स, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को, ऐसे इकोनॉमी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमने आपको बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में स्टूडेंट्स मार्केट मैकेनिज्म यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, जिन्हें मार्केट में प्रॉफिट पर सेल किया जा सकता है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए सारे डिसीजन कौन करता है? मार्केट मैकेनिज्म करता है या प्राइवेट सेक्टर करता है। ओके, और ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर या मार्केट मैकेनिज्म द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती और वो एसेंशियल टाइप की होती हैं, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी डिसीजन कौन करता है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट करता है, और ये गुड्स गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें प्राइवेट यानी मार्केट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं और गुड्स और सर्विसेज
के प्रोडक्शन रिलेटेड और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन मिलकर करते हैं, साथ साथ करते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ज़्यादा वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया है। एंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स आल्सो डिसाइड इट दैट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सुटेबल फॉर इंडियन सिनेरियो, सुटेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई स्टूडेंट्स, उस समय हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद ये डिसाइड किया कि इंडियन इकोनॉमी का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में सबसे अच्छा जो सिस्टम रहेगा, जो सबसे सुटेबल सिस्टम रहेगा, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा। और तभी से इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, जिसमें कुछ डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर करता है, यानी कुछ गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती है। कुछ असेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, उनकी सप्लाई गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा आज भी की जा रही है। यानी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में साथ साथ काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन करेंट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कॉमन गोल्स ऑफ 5-year plans. Okay, what is 5-year plans? What is the background of 5-year plan? We have discussed in e-content which is provided by me. I think I hope all of you study that material and understand about 5-year plan. 5-year प्लान क्या है, 5-year प्लान का बैकग्राउंड क्या है, इस रिलेटेड मैंने आपको एक ई कंटेंट प्रोवाइड कराया था और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस ई कंटेंट को लर्न किया होगा। और 5-year प्लान क्या है और 5-year प्लान का बैकग्राउंड क्या है, ये आप वहाँ लर्न कर चुके होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। अब हम कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स को स्टडी करते हैं। ओके, 5-year प्लान को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया व्हाट इज प्लान, प्लान क्या है। ओके, मैंने बताया प्लान इज द सेट्स ऑफ वेरियस goals and objects which is achieved, which should be achieved in a particular time period। यानी प्लान क्या है? प्लान विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों का एक ग्रुप है जिसे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राप्त करने की कोशिश करती है, एफर्ट करती है। यही बताया था मैंने। स्टूडेंट्स, इंडिया में ये प्लान, ये सेट्स ऑफ गोल और टारगेट को गवर्नमेंट को 5 years में अचीव करने होते थे। क्या? जो हमने कहा, क्या अभी बताया कि व्हाट इज प्लान? प्लान इज द सेट्स ऑफ गोल एंड टारगेट्स विच आर अचीव्ड बाय गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी उद्देश्यों और लक्ष्यों का एक समूह
जिन्हें गवर्नमेंट को एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना होता है उसे हम प्लान कहते हैं। और ये निश्चित समय अवधि इंडिया में कितनी थी स्टूडेंट? 5 इयर्स की थी। इसीलिए इंडिया में इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को समूह को क्या कहा गया? 5 ईयर प्लान कहा गया। क्या कहा गया? 5 ईयर प्लान। क्योंकि ये ऐसे प्लान्स थे, ये ऐसे सेट्स ऑफ गोल एंड टारगेट्स थे जिसे गवर्नमेंट को 5 इयर्स में अचीव करना होता है। इसीलिए इन समयावधि के अकॉर्डिंग, 5 ईयर के अकॉर्डिंग इन प्लान्स को क्या कहा गया स्टूडेंट? 5 ईयर प्लान्स कहा गया। शॉर्ट में मैंने FYP कहते हैं, 5 ईयर प्लान। ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट्स कुछ इस तरह के भी प्लान करती है जिनको आगे आने वाले 10 इयर्स, 20 इयर्स मीन्स लॉन्ग टाइम में भी अचीव किया जाता है। यानी गवर्नमेंट दो तरह के अपने प्लान में 2 तरह के टारगेट फिक्स करती है। एक ऐसे टारगेट्स जिन्हें शॉर्ट पीरियड में यानी 5 इयर्स में अचीव करना रहता है, और दूसरे ऐसे प्लान, ऐसे गोल्स, ऐसे टारगेट्स जिसे गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम में अचीव करने का टारगेट करती है। उनका टाइम पीरियड 10 ईयर से 20 इयर्स भी हो सकता है। ओके। यानी हमारे जो 5 ईयर प्लान है, मोस्ट ऑफ द गोल अचीव्ड इन विदिन 5 years, but government some target announced which is achieved in the 10 to 20 year means long period. ओके। यानी हमारी गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट अपने जो टारगेट, अपने जो प्लान डिक्लेयर करती थी उनमें कुछ इस तरह के गोल्स, टारगेट्स निर्धारित करती थी जिन्हें 5 इयर्स में अचीव करना होता था, जिन्हें हम क्या कहते थे? शॉर्ट पीरियड प्लान कहते थे। और इसके साथ ही साथ प्लान अनाउंस करते समय गवर्नमेंट अपने प्लान में कुछ इस तरह के टारगेट्स रखती थी जिसे 10 इयर्स, 20 इयर्स या मोर देन 20 इयर्स में भी अचीव करने का टारगेट किया जाता था। स्टूडेंट्स, उन प्लान्स को लॉन्ग पीरियड प्लान्स कहा जाता था, और इन्हीं लॉन्ग पीरियड प्लान्स को कॉमन गोल्स ऑफ प्लान कहा जाता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स is the sets of various goals and targets which is achieved by government within a 5 years is known as 5 year plans. 5 ईयर प्लान्स में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कुछ ऐसे गोल्स, टारगेट सेट करती है जिन्हें 5 ईयर्स में ही अचीव करना होता है, जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड प्लान कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान कहते हैं। यानी गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म प्लान डिसाइड करती थी उनको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान कहा जाता है। और अपने 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट कुछ इस तरह के टारगेट अनाउंस करती है, कुछ इस तरह के गोल सेट करती है जिन्हें लॉन्ग पीरियड में अचीव किया जाना होता है। इनकी अवधि 10 ईयर, 20 ईयर या मोर देन 20 ईयर्स भी हो सकती है। तो ऐसे लॉन्ग पीरियड प्लान को ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? कॉमन गोल्स ऑफ प्लान कहा जाता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हीं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो गवर्नमेंट ने जो भी 5 ईयर प्लान पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और उसमें 1950 से लेकर अब तक जो भी कॉमन प्लान टारगेट किए गए थे, जो कॉमन गोल्स टारगेट किए गए थे, उन सब का टारगेट जो था, उन सब का जो कॉमन गोल जो था, वो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जो हमने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स को डिस्कस करते समय किया।
इन टारगेट्स का, इन 5 ईयर प्लान का, उन सभी इश्यूज को जो इंडियन इकोनॉमी को लेगेसी में मिले थे, उत्तराधिकार में मिले थे, उन्हीं के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, उनको इरेडिकेट करने के लिए इन कॉमन गोल्स को डिसाइड किया गया था। ओके, तो ये कॉमन गोल्स क्या थे स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में लो इकोनॉमिक ग्रोथ और लो लेवल जीडीपी ग्रोथ, ये हमारी बेसिक इशू था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने स्टडी किया था कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत ही कम था, लेस देन 2% एंड आफ्टर लेस देन 1% भी रहा। ओके, तो गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर प्लान्स में जो छोटे छोटे गोल्स सेट्स या टारगेट सेट किए थे, इन सब का एक कॉमन गोल क्या था, इनका कॉमन गोल था कैसे भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जाए, कैसे भी इसको प्रमोट किया जाए, कैसे भी इसको इंक्रीज किया जाए। तो फर्स्ट कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या हुआ स्टूडेंट्स, जीडीपी टू इंक्रीज और इनहेंस जीडीपी ग्रोथ, यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना पहला कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान था। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स, जीडीपी ग्रोथ रिफर टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ओके, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ा होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने वेरियस एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किए, जहां पर हमने जीएनपी डिस्कस किया, आपसे जीडीपी डिस्कस किया था, एनएनपी डिस्कस किया था और एनडीपी डिस्कस किया था। तो ये जो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हम लोगों ने डिस्कस किए, ये एक्चुअल में क्या था, ये सारे के सारे एग्रीगेट इकोनॉमी के आउटपुट का मेजरमेंट थे, यही बताया था। क्योंकि चाहे हम ग्रॉस जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे एनएनपी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे एनडीपी कैलकुलेट कर रहे हो स्टूडेंट्स, इन सभी एग्रीगेट्स में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, याद आ रहा है, द सम ऑफ टोटल आउटपुट का ही तो हम टोटल कर रहे थे। इनमें आउटपुट क्या है, इंडिया में किसी भी कंट्री में मैंने आपको बताया कि आउटपुट यानी प्रोडक्शन क्या हो सकता है, या तो गुड्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर सर्विसेज की फॉर्म में हो सकता है। और हम जीएनपी जीडीपी कैलकुलेट करते समय क्या कर रहे थे, द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यानी हम गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का ही तो टोटल कर रहे थे, और ये गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ही क्या है स्टूडेंट, आउटपुट है। यानी जीडीपी क्या है, हम जो इंडियन इकोनॉमी का एनुअल आउटपुट है उसी का टोटल है, और इस टोटल को, इस आउटपुट को इंक्रीज करने का ही टारगेट जो रहता है वो किसी भी गवर्नमेंट का रहता है। यानी एवरी गवर्नमेंट try to increase his output या country's output, ठीक है। जितनी तेजी से आउटपुट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इनकम का जनरेशन होगा स्टूडेंट्स, और जितनी इनकम जनरेट होगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होंगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, आपको बताया जा चुका है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, जो आउटपुट ग्रोथ रेट था, वो बहुत ही कम था।
तो हमारी जो 5 ईयर प्लान्स हमारे लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स द्वारा डिसाइड किए गए, उनका सबसे पहला कॉमन गोल्स क्या था? टू बूस्ट और टू इंक्रीज और टू इनहेंस जीडीपी ग्रोथ। तो वही यहाँ लिखा है, देखिए स्टूडेंट, जीडीपी ग्रोथ refers to increase in the level of output, यानी जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? हमारा जो इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है या जो आउटपुट का लेवल है, उनको इकोनॉमी के टोटल आउटपुट को इंक्रीज करना ही क्या है? जीडीपी ग्रोथ है। ओके, जीडीपी ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन 2 मेन फीचर्स। और जीडीपी जो हमारा आउटपुट है यानी जो जीडीपी है इकोनॉमी का, उनका लेवल किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन ऑफ देम डिस्कवरी ऑफ मोर रिसोर्सेस। यहां रिसोर्सेस का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से है, रिसोर्सेस यानी नेचुरल रिसोर्सेस से है। यानी हम जैसे ही प्रोडक्शन के आउटपुट के नए नए रिसोर्सेस को डिस्कवर करते जाएंगे, खोजते जाएंगे, हमारा आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता जाएगा। ओके, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेस, यानी नए नए प्रोडक्शन रिसोर्सेस की खोज करना, रिसर्च करना, इस पर डिपेंड करता है। और सेकंड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। दूसरा, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी हेल्प से अपनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना। समझ रहे हैं? यानी अगर आपको किसी भी कंट्री का आउटपुट इंक्रीज करना है, जीडीपी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको 2 बेसिक फैक्टर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले नए नए फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज को रिसर्च करते रहना, डिस्कवर करते रहना, और दूसरा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके यूज से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अगर आप ये 2 फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं तो कंट्री का जीडीपी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओके, सो इन द प्लानिंग मीन्स 5 ईयर प्लान्स कंप्लीटली फोकस ऑन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 5 ईयर प्लान्स थे, उन 5 ईयर प्लान्स में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से फुल यूटिलाइजेशन करना ही उन्होंने अपने प्लानिंग में इनका टारगेट रखा। यानी गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर प्लान में ये टारगेट किया कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से हम उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे, ताकि इंडियन इकोनॉमी के आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके और रिजल्ट में हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है वो क्या करे? इंक्रीज करे। ओके, तो गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान्स में एक इम्पॉर्टेंट गोल ये था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से अवेलेबल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके, ताकि इंडियन इकोनॉमी का आउटपुट इंक्रीज हो और रिजल्ट में इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट कॉमन गोल क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट में इसे स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? आई थिंक
जो मैं बोलूंगा वही इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, द पर्सन हु able to work and willing to work and get job at existing wage rate is known as employment. Okay, and full employment, all the pupils who able to work and willing to work and get job at existing wage rate is known as फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हमारे देश के जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम करने की क्षमता भी रखते हैं और काम करना चाहते भी हैं और उन्हें एग्जिस्टिंग यानी बाजार में जो मजदूरी चल रही है उस मजदूरी पर वेज रेट पर जॉब मिल भी जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर प्लान में शुरुआत से ये टारगेट किया कि कैसे भी हम किसी भी प्रकार से हमारे जो पर्सन हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उन सभी रिसोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, और देखिए यहाँ वही लिखा हुआ स्टूडेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच ऑल पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क on market prices are getting work। ठीक है, for getting full employment situation government ensured that participation and benefit of growth shared across wide section of society through planning। ओके, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, मार्केट वेज रेट पर हमारे सभी पीपल्स को जो काम करने के योग्य हैं और काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट ने सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके इसकी इंश्योरिटी के लिए क्या किया कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट में जितने भी पर्सन हैं उनका पार्टिसिपेशन और उनका बेनिफिट यानी लाभ मिलने के लिए प्लानिंग के थ्रू इस ग्रोथ से, जीडीपी ग्रोथ से सभी को जोड़ने का प्रयास लगातार किया जाता रहा। ओके, यहाँ देखिए लिखा है, फॉर गेटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन गवर्नमेंट इंश्योर दैट participation and benefit of growth shared across wider section of society through planning। यानी जो इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी आउटपुट बढ़ रहा है, इससे प्लानिंग के थ्रू जो हमारी सोसाइटी का वाइडर सेक्शन है उनकी इस आउटपुट में भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उनके इसमें बेनिफिट्स सुरक्षित हो सके। गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाओं में 5 ईयर प्लान्स में ये शुरुआत से ही इंश्योरिटी दिखाई थी। ओके, तो प्लानिंग के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना भी गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म गोल था या फिर पंचवर्षीय योजनाओं का यानी 5 ईयर प्लान्स का एक कॉमन गोल था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत ही रिच था और दूसरा सेक्शन बहुत ही पुअर था, वीकर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे, जो सोर्स ऑफ इनकम थे,
ज्यादातर सोर्स ऑफ इनकम कहां दे रखे थे? जमींदारों को दे रखे थे या रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे रखे थे। बाकी सभी जो सोसाइटी के बचे हुए लोग थे वो क्या करते थे, उन्हीं से जो बचे हुए रिसोर्सेस थे या फिर जो रिसोर्सेस जमींदारों से या रिच पर्सन से अवेलेबल कराए जाते थे, उन्हीं में काम करके अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। इसलिए सोसाइटी के बीच, रिच और पुअर सेक्शन के बीच एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज था, ये इशू था, कैसे इस रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच का जो गैप है उसे खत्म किया जाए। ओके, और गवर्नमेंट ने इन दोनों सेक्शंस के बीच गैप कम करने के लिए स्टूडेंट्स प्लानिंग के थ्रू, 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति को अडॉप्ट किया। फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का मीनिंग स्टूडेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी से होता है, ट्रांसफर पेमेंट पॉलिसी से होता है। गवर्नमेंट जो टैक्स इंपोज करती है, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट्स या अदर पेमेंट्स पब्लिक को अवेलेबल कराती है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है स्टूडेंट्स, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। ओके, और गवर्नमेंट ने इस प्लानिंग में इस फिजिकल पॉलिसी के यूज करके रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शंस के बीच के जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए 5 ईयर प्लान में कंटिन्यू एफर्ट करती रही। और ये गैप को खत्म करना, लोगों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कंटिन्यू 5 ईयर प्लान्स में कुछ ना कुछ एफर्ट करती रही। ओके, वही देखिए यहाँ लिखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड दिस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और इंडिया के प्लानिंग में हमें ये प्रिंसिपल साफ साफ दिखाई देता है। ओके, फॉर इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम गवर्नमेंट अडॉप्टेड फिस्कल पॉलिसी थ्रू प्लानिंग। यानी इस रिच और पुअर सेक्शंस के बीच के गैप को खत्म करने के लिए, लोगों में इनकम के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 5 ईयर प्लान में यानी प्लानिंग में फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फिजिकल पॉलिसी के अडॉप्टेंस में क्या करती थी गवर्नमेंट? जो रिच सेक्शंस थे, रिच सेक्शन पर टैक्स इंपोज करना शुरू किया। ठीक है, तो टैक्स इंपोज होना शुरू हो गया, डायरेक्ट टैक्स इंपोज होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ? जो रिच सेक्शन थे उनकी इनकम का एक पार्ट कहां चला जाता था स्टूडेंट? गवर्नमेंट के पास चला जाता था। तो रिच सेक्शन की इनकम थोड़ी कम होने लगी। दूसरा, गवर्नमेंट को जो रिच सेक्शन से टैक्स कलेक्शन होता था, टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता था, इस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट क्या करती थी? पुअर सेक्शंस, जो पुअर्स लोग थे, इन पर खर्च करती थी, एक्सपेंडिचर करती थी। तो ये पैसा जो गवर्नमेंट के पास रिच सेक्शन से आया था, ये पैसा अब पुअर सेक्शंस के पास पहुंच जाता था। तो टैक्स लगने से रिच सेक्शंस की इनकम कम हो रही थी, साथ ही साथ ये टैक्स के पैसा जो गवर्नमेंट पुअर पर्सन्स पर खर्च कर रही थी, उससे पुअर सेक्शन के पास इनकम सोर्स बढ़ रहे थे और धीरे धीरे ये गैप क्या होता रहा? कम होता रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को रिच सेक्शंस पर टैक्स लगाना और टैक्स का पैसा पुअर सेक्शंस पर एक स्पेशल सेक्शन पर खर्च करना ही ये सब प्लान क्या कहलाता है? फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर प्लान्स में या प्लानिंग में इस फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करके
जो सोसाइटी के सेक्शंस थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में चेंज करने के लिए कंटिन्यू एफर्ट किया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, जैसा कि हम फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करते समय हमने बताया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मशीनरी प्रोडक्ट, मशीनरी बेस्ड प्रोडक्ट ऑन इंपोर्ट्स। यानी जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज थी, जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज थी, जिनमें मशीनरी को प्रोड्यूस किया जा सकता था, वो इंडिया में स्टेब्लिश्ड नहीं थी। तो अपने इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरी के लिए या कुछ अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या थे, कंप्लीटली डिपेंड थे फॉरेन्स पर, विदेशों से आयात करते थे हम, विदेशों पर डिपेंड थे। इवन कुछ खाद्यान्न भी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। ठीक है, मशीनरी हमें इंपोर्ट्स करनी पड़ रही थी, अदर नीडेड मटेरियल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था। यानी हम काफ़ी हद तक विदेशों पर, विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर डिपेंड थे, जो क्या कर रहा था, जो हमारी डिपेंडेंसी को भी बढ़ा रहा था, साथ ही साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था, उसको हमारे अगेंस्ट भी कर रहा था। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला जो टारगेट, कुछ प्राइमरी टारगेट्स थे, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टारगेट, इम्पॉर्टेंट गोल ये भी था, कैसे भी इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, कैसे भी इंडिया को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, सेल्फ रिलायंस क्रिएट किया जाए, आत्मनिर्भरता क्रिएट की जाए। यानी मोस्ट ऑफ द नीडेड प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया। यानी हमारे जो नीड के प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए और विदेशों पर आत्मनिर्भरता, विदेशों पे निर्भरता को कम किया जाए। ये भी कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर के प्लान्स में से एक इम्पॉर्टेंट कॉमन गोल था। ठीक है, कि ये लिखा है सेल्फ डिपेंडेंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हम अपने कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी हमें विदेशों पर डिपेंडेंसी थी। तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करना ही क्या है, सेल्फ डिपेंडेंसी है। इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। और किसी भी कंट्री के लिए कम से कम फूड ग्रेन्स की सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी को टारगेट करना, प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज दोज कंट्री हु हैड फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सपोर्ट देयर पॉलिटिकल एजेंडाज। और अगर ऐसे फूड ग्रेन जैसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट में अगर हम सेल्फ डिपेंड नहीं हैं तो क्या करेंगे, हम किसी ना किसी कंट्री से इन फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहे होंगे और ऐसे सिचुएशन में जो हमारे लिए फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम पे प्रेशर क्रिएट कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट बंद कर दिया, फूड ग्रेन्स हमें प्रोवाइड कराने बंद कर दिए, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारी पब्लिक भूखी रहेगी। और उस पब्लिक को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की जो हमें फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है उनकी सभी तरह की कंडीशंस को मानना पड़ेगा। वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी हमसे मनवा सकता है या अदर कोई कंडीशंस जो हमारे लिए फेवर में नहीं होंगी उनको मानने के लिए हम पे प्रेशर कर सकता है। तो किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये ज़रूरी है कम से कम वो असेंशियल गुड्स में, स्पेशली फूड ग्रेन्स में सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव करे।
यही हमारी गवर्नमेंट की प्लान था। 5 ईयर प्लान में इसे सबसे प्रायोरिटी बेस पर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और कुछ समय के बाद हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ डिपेंड हो भी गए। ओके, तो सेल्फ डिपेंडेंसी मीन्स इंपॉर्टेंट चीजेस में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, कैसे भी उनको मूव किया जाए, उनके प्रोडक्शन को हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हमारी कोई भी डिपेंडेंसी फॉरेनर्स पर, विदेशियों पर ना रहे। ये क्या है? सेल्फ डिपेंडेंसी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या था? मॉडर्नाइजेशन। ओके, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो, किसी भी इकोनॉमी का जो आउटपुट काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स, उसमें 3 सेक्टर काउंट किए जाते हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है और सर्विस सेक्टर को स्टूडेंट टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके होंगे। तो प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर में हो, इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऑलवेज लैक था, अभाव था। हमारे यहाँ पर हैवी मशीनरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो ब्रिटिश सिस्टम था और ब्रिटिश हमें कभी भी इस तरह से डेवलप करना नहीं चाहते थे। तो जैसे ही हमें फ्रीडम मिला, हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा टारगेट था कि कैसे भी आउटपुट में, प्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए, ताकि हम अपने आउटपुट को तेजी से इंक्रीज कर सकें। और देखिए वही लिखा है स्टूडेंट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। यानी अगर हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना था तो आउटपुट में वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, यानी चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना कंपलसरी था। ओके, however modernization does not refer only the use of new technology but also the change in social outlook। और इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग केवल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी से नहीं था स्टूडेंट्स, हमें अपने सोसाइटी के, हमें अपने सोशल आउटलुक के, हमें अपने ट्रेडिशंस को भी मॉडर्न ट्रेडिशंस में बदलना था, हमें अपना सोशल आउटलुक भी चेंज करना था। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी को कभी ऑब्जर्व किए होंगे तो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक प्रीजुडिस रहता है कि जो वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल्स यानी महिलाएं होती हैं, इनका काम घरों तक ही सीमित है, बाहर का काम सिर्फ पुरुष करेंगे, मेल्स करेंगे। ये हमारी सोसाइटी की एक प्रीजुडिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मॉडर्नाइजेशन के एज में आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ वर्क प्लेसेस पर जो वुमेन्स हैं उनके स्किल्स का यूज किया जा रहा है, उनके टैलेंट को यूज किया जा रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो स्कूल्स हो या अदर ऑफिसेस हो। तो ये सबसे पहली चीज आउटपुट पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना। दूसरा, हमें अपने सोसाइटी का आउटलुक चेंज करके उसमें मॉडर्न थॉट्स का भी यूज करना क्या था? मॉडर्नाइजेशन का एक टारगेट था। और गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स प्रोडक्शन में यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सोशल आउटलुक में ट्रेडिशनल चेंजेस पर शुरुआत से ही फोकस किया और अपनी 5 ईयर प्लान्स में
उन सभी एफर्ट्स को इंक्लूड किया जो हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव की करें, और उन्होंने मूव किया भी। अगर आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही हैं, और सर्विस सेक्टर में मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, यानी हम मॉडर्नाइजेशन की ओर भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, और ये सक्सेसफुल जो हमें मिली है, ये सक्सेस जो हमें मिली है स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 ईयर प्लान्स का ही रिजल्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान को डिस्कस किया, जिसके कुछ कॉमन गोल्स इंपॉर्टेंट